अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज हमारा HTML और CSS पे फिफ्थ सेशन है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे HTML के सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि सिमेंटिक एलिमेंट का आप यूज़ करें, जो div और ये स्पेन टैग्स हैं उन उनसे हटके आप यूज़ किया करें सिमेंटिक एलिमेंट्स को। सिमेंटिक एलिमेंट होते क्या है, ठीक है, हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत है उनकी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है। सेकंड के HTML एंटिटीज क्या है। अब HTML एंटिटीज मतलब इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ये भी इंशाल्लाह आपको विद इन 2 मिनट्स जो है वो समझ में आ जाएगा ये है क्या चीज़। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं HTML के मीडिया एलिमेंट्स। मीडिया एलिमेंट्स में वो फरहत भाई आपको बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, मीडिया एलिमेंट्स जो हैं जिसमें वीडियो का टैग आता है, ऑडियो का टैग आता है, तो उसको हम देखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले HTML के सिमेंटिक एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं, सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या है हमारे पास। जो बेस्ट रिसोर्स है वो हमारे पास है, जो W3 स्कूल की वेबसाइट है। ठीक है, तब सबसे पहले मैं फाइल बनाता हूँ index.html, और ये फाइल ओपन हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक बॉयलर प्लेट कोड जो है वो जनरेट करता हूँ। ठीक है, आपको पता है वो कैसे होता है। ठीक है, और ये टाइटल में इसको ऐसे रहने देता हूँ। अब जो सिमेंटिक एलिमेंट होते हैं ना, सिमेंटिक एलिमेंट बेसिकली वो डिव ही होते हैं। ठीक है, खाली कंटेनर ही होते हैं। जैसे हम डिव यूज करते हैं ना, डिव क्या है, एक खाली कंटेनर है। कंटेनर किस काम के लिए यूज होता है, मतलब उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को आप ग्रुप कर सकते हो। कि मतलब जैसे कि डब्बा होता है। ठीक है, तो उस डब्बे के अंदर आप जो है काफी चीजें रख रहे हो। ठीक है, अपनी जो सारी चीजें रख रहे हो, फिर इसको मूव करने में आपको आसानी होती है, या उस पे आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो वो आप इजीली कर सकते हो। तो बेसिकली डिव जो है हमारा इन कामों के लिए यूज होता है। खाली कंटेनर होता है, एक डब्बा होता है। वैसे तो HTML का हर एलिमेंट एक खाली डब्बा ही है, आप ऐसा समझे। वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हर एलिमेंट HTML का, कोई भी एलिमेंट हो, वो क्या होता है, खाली डब्बा ही होता है। ठीक है, उस डब्बे के अंदर जो है वो ब्राउज़र अपनी तरफ से कुछ स्टाइलिंग मार देता है, दे देता है। ठीक है, तो जैसे कि अब बटन है, बटन टैग आप आपने देखा है। ठीक है, बटन के जब आप बटन का टैग बनाते हो, ठीक है, मैं बना रहा हूँ बटन का टैग। ठीक है, बटन मैं लिखता हूँ, क्लिक मी के नाम से एक बटन बना दिया मैं। अब जो है मैं इसी को यहीं पे खोल देता हूँ। शो प्रीव्यू मेरे पास एक्सटेंशन है जो मुझे इसको ओपन करने में मदद करती है। तो मैंने बटन की स्पेलिंग सेम लिखी है। अब आप देखना, ये देखो बटन मेरे पास। अब ये देखो बाय डिफॉल्ट ये स्टाइलिंग इसके ऊपर कैसे आई, मैंने तो कोई स्टाइलिंग नहीं दी है। ठीक है, इसके ऊपर एक बॉर्डर आ गया है, इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट हो गया ग्रे कलर का, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक हो गया है। तो ये सारी जो स्टाइलिंग होती है वो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट देता है। ठीक है, वैसे ये खाली डब्बे ही होते हैं, अगर इसकी स्टाइलिंग हटा दो नहीं तो खाली डब्बे ही होंगे। ठीक है, तो दो तरीके के डब्बे होते हैं, एक होते हैं इनलाइन, एक होते हैं ब्लॉक टाइप के। ये हमने लास्ट क्लास में इसको बिल्कुल इन डेप्थ डिटेल में सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो किसी को इनके बारे में पढ़ना हो अच्छी तरीके से, तो मेरे पुराने जो सेशन है हमारे HTML वो देख ले। ठीक है, तो ये खाली डब्बे हैं बेसिकली। ठीक है, तो दो तरीके के डब्बे होते हैं, एक होते हैं ब्लॉक टाइप के, एक होते हैं इनलाइन टाइप के। ब्लॉक टाइप के जो पूरी विड्थ ले लेते हैं अपने साथ, किसी को आने नहीं देते, मतलब ये पूरी विड्थ में के वो बादशाह बन जाते हैं, मतलब ये पूरी जगह घेर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जगह जितनी भी खाली पड़ी हो यहाँ पर किसी को आने नहीं देंगे। और कुछ होते हैं इनलाइन टाइप जो बोलते हैं कि भाई मुझे जितनी जगह चाहिए मैं उसी में ही खुश हूँ, मेरे साथ कोई भी आके बैठ सकता है, सिंपल ये है। तो ये बटन क्या है, बटन एक इनलाइन टाइप का एलिमेंट है। उसी तरह एक डिव जो है, डिव जो है ना, मैं डिव बनाता हूँ। तो ये देखो डिव अभी कुछ हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, डिव जो है ना, उसके अंदर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि डिव एक क्या है, खाली कंटेनर है, उसके अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं दी हुई है। ब्राउजर की तरफ से बाय डिफॉल्ट कोई स्टाइलिंग नहीं होती है इसके अंदर, एक खाली सा डब्बा है ये। पर आप देखें आपने देखा होगा कि वेबसाइटों में कितने सारे डिव बने होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको खोलता हूँ, और ये जो है, ये आपको वेबसाइट दिख रही है, W3 स्कूल की वेबसाइट मैंने खोली हुई है। माउस अभी तो नजर नहीं आ रही। तो अच्छा ठीक है, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, क्योंकि इसमें टीम्स के अंदर जो है ना, आप जो स्क्रीन शेयर करना चाहते हो सिर्फ वही शेयर होती है। तो मैंने सिर्फ वो शेयर की हुई थी, क्या नाम है, VS कोड की। ठीक है, तो अभी मैं ब्राउजर की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ब्राउजर क्लियर है। ठीक है, अब आप आपको जूम नजर आ रही होगी। यार आप जूम नहीं करते होते जूम? मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में इसके बारे में। ठीक है,
कि हम उसको क्यों नहीं यूज करते। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है एचटीएमएल की, ये लिखा हुआ है, ये जो वेबसाइट खोली हुई W3 स्कूल की, दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, तो इसको मैं अब क्या करता हूँ, इसमें खोलता हूँ, डेवलपर टूल्स खोलता हूँ, इसको डेवलपर टूल बोलते हैं ना, F12 करके मैंने इसको खोल दिया है। अब इसके एलिमेंट्स में जाता हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स में क्या होता है कि सारा जो इसके पीछे एचटीएमएल लिखे हुए ना, इस पेज के पीछे, वो सारी यहाँ पर आ जाती है। आप देखिए कितने सारे डब्बे बने हुए, सारे डिव बने हुए, ये डिव बना हुआ है, ये डिव बना हुआ है, ये डिव 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 डिव। ठीक है, ये कुछ आई फ्रेम के टैग्स हैं। ठीक है, ये फिर नीचे देखे फिर डिव आ गया। ठीक है, तो वेबसाइट क्या है, इन डब्बों से मिलके ही बनी होती है। ठीक है, ये कंटेनर से मिलके ही बनी होती है। कंटेनर की वजह क्या होती है, क्योंकि कंटेनर जो है वो हेल्प करता है हमें ग्रुप करने में मल्टीपल एलिमेंट्स को। अभी देखिए मैं ये कंटेनर देखिए, ये कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये डिव देखो, ये कंटेनर है देखो। और इस कंटेनर के अंदर आप अगर देखोगे कि इसके अंदर एक एंकर टैग पड़ा हुआ है, ये दूसरा एंकर टैग पड़ा हुआ है। तो ये क्या काम कर रहा है कि मल्टीपल एलिमेंट्स को अपने अंदर समा रहा है, मल्टीपल एलिमेंट्स को अपने अंदर ढाल रहा है बेसिकली। कि ये जो कंटेनर है, ये आप देख रहे हो जिसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, इसके ऊपर ये सारी चीजें आ रही हैं। तो हमें ये वेबसाइट के लेआउट को बनाने के में हमारी मदद करता है। लेआउट, जो ये हमारी वेबसाइट का लेआउट है, ये जो लेआउट आपको दिख रहा है, ये देखो, ये नेव बार है, ये हेडर है। ठीक है, तो वेबसाइट ऐसे ही बनी होती है इन डब्बों से मिल मिल के। ठीक है, ये एक डब्बा है, उसके ऊपर ये एक डब्बा है। ठीक है, रिएक्ट में हम इनको कंपोनेंट कहते हैं, वो रिएक्ट में हम आगे पढ़ेंगे कि ये सारे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी आप कंपोनेंट की सूरत में बना सकते हो, जिसको आप बाद में रीयूज करते हो। तो ये जो लेआउट बनाने के लिए हम यूज करते हैं सारे डब्बे। तो डिव सबसे पहले, जब सिमेटिक एलिमेंट्स नहीं थे एचटीएमएल में, सिमेंटिक एलिमेंट कब आए, HTML5 के बाद आए। ठीक है, HTML5 से पहले सिमेंटिक एलिमेंट आई थिंक नहीं थे। अगर मैं HTML5, ठीक है, ये इसको देखता हूँ। ये क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है HTML का। ठीक है, HTML के काफी वर्जन आए थे, HTML 1.0, 2.0, 3, 4, 5, ये 5 फिफ्थ वर्जन अभी चल रहा है। तो HTML5 फीचर्स लिखूंगा अभी। ठीक है, HTML5 फीचर्स में लिखता हूँ, तो ये देखे टॉप 10 फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स में आए थे। तो ये देखिए, ऑडियो वीडियो टैग भी HTML5 में आया था। इसके अलावा वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, हेडर और फुटर, ये देखिए सिमेटिक एलिमेंट्स जिसकी बात कर रहा हूँ, ये सिमेटिक एलिमेंट है, हेडर फुटर ये सिमेटिक एलिमेंट है। ठीक है, मैं कोई और वेबसाइट खोल लेता हूँ ताकि हमें जो है वो सही से आइडिया हो सके। अ, ये देख लेते हैं इसमें। ठीक है, न्यू डॉक टाइप, ये तो आपने देख लिया था, डॉक टाइप जो हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिगर एलिमेंट भी एक सिमेंटिक एलिमेंट में आता है बेसिकली। ठीक है, ये रहा सिमेंटिक देख रहे हो, सिमेंटिक। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो HTML5 में जो है वो, ये हमारे पास एलिमेंट्स आए थे। ठीक है, ये सिमेंटिक जो भी है, तो सबसे पहले यूज होते थे टिव टिव टैग यूज होते, क्योंकि ये सिमेंटिक एलिमेंट्स का कोई वो था ही नहीं इसमें फीचर HTML में, कि हम सिमेंटिकली तरीके से अपनी वेबसाइट को लेआउट को बना सके। तो बेसिकली सिमेंटिक है क्या, अब उसको देख लेते हैं कि सिमेंटिक भाई ये क्या भला है, सिमेंटिक क्यों यूज करते हैं हम। तो ये देखिए, इसकी डेफिनेशन यहाँ की हुई है। ठीक है, सिमेंटिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विथ अ मीनिंग। ठीक है, क्या कह रहा है, एलिमेंट्स विथ अ मीनिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि नाम से पता लग जाए कि यार ये एलिमेंट कर क्या रहा है, इस एलिमेंट का पर्पस क्या है। ठीक है, अब डिव जो है, अब देखें पहले ये पढ़ें, आ सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ ब्राउजर एंड अ डेवलपर। कि ब्राउजर को भी बताता है कि इसका मतलब क्या है, और डेवलपर, डेवलपर कौन है, आप और मैं जो वेबसाइट्स को बनाते हैं, डेवलपर। ठीक है, हम डेवलपर हैं। ठीक है, तो उनको बताते हैं कि भाई ये जो आप एलिमेंट यूज कर रहे हो, आखिर इसका मकसद क्या है, आप क्यों यूज कर रहे हो उसको। अब देखें एग्जांपल्स ऑफ नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट, डिव एंड स्पैन। अब डिव जो है टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, कि भाई ये अगर डिव यूज हुए तो ये क्या मकसद क्या है इसका। अब सिमेंटिक एलिमेंट देखें, जैसे फॉर्म है, तो फॉर्म नाम से पता लग रहा है कि ये फॉर्म बना के दे रहा है, ये क्या सिमेंटिक एलिमेंट की ये पहचान है। ये HTML5 का फीचर नहीं, HTML5 से पहले के हैं, टेबल आर्टिकल ये बहुत शुरू से है। HTML सिमेंटिक एलिमेंट इनकी बात हो रही है यहाँ पर फॉर्म भी आप इसको कह सकते हो कि ये सिमेंटिक एलिमेंट की टाइप में आते हैं, क्योंकि अपना ये मकसद बता रहे हैं ना, ये मतलब बता रहे हैं बेसिकली कि इनका क्या क्या मकसद मकसद है, कि इनको हम यूज क्यों कर रहे हैं। ये देखें, इसमें आपको फॉर्म वगैरह नहीं मिलेगा, फॉर्म टेबल ये नहीं मिलेगा। ठीक है, सिमेंटिक एलिमेंट्स में, पर ये भी सिमेंटिक एलिमेंट्स में आ जाएगा। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये W3 स्कूल की वेबसाइट है, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स, फॉर्म टेबल एंड आर्टिकल।
कि ये आर्टिकल तो वैसे ये रहा, आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पर जो है वो ये रहा आर्टिकल। ये सिमेंटिक, ये HTML5 में आया था। HTML5 से ये सिमेंटिक एलिमेंट थे हमारे पास, ठीक है। तो ये सॉरी, HTML फॉर्म और टेबल, ये दो HTML5 से हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट थे। पर सिमेंटिक एलिमेंट्स आने के बाद, HTML5 आने के बाद तो हमारे पास इतने सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स आ गए कि अब div जो है वो अभी भी यूज होता है, ठीक है। अभी भी आप लोग बहुत इसको एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, पर रिकमेंडेड ये किया जाता है कि आप इसका यूज करो। ये भी div ही है, समझे, एक खाली कंटेनर ही है। मैंने क्या बोला था, हर एलिमेंट एक खाली कंटेनर ही होते हैं। तो आर्टिकल बनाओ, डिव बनाओ, बात एक ही है। दोनों खाली कंटेनर ही हैं, दोनों खाली डब्बे ही हैं, पर इनकी कोई मीनिंग है, ठीक है। इनकी कोई मीनिंग है। आप इसको पढ़ें, मेनी वेबसाइट्स कंटेन HTML कोड लाइक div id नेम, div क्लास हेडर, div id फुटर टू इंडिकेट नेविगेशन एंड हेडर एंड फुटर के HTML5 से पहले हम ऐसे यूज किया करते थे। अगर हमें उसकी मीनिंग बतानी होती थी तो हम इसको आईडी का एट्रीब्यूट देते थे, आईडी का एट्रीब्यूट या क्लास का एट्रीब्यूट। तो आईडी का और क्लास का ये जो दो एट्रीब्यूट है, ये हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, ये हम पढ़ेंगे CSS में, ठीक है। CSS में हमारे काम आएंगे ये, तो इसलिए हमने अभी आप लोगों को ये नहीं पढ़ाए थे। आईडी एट्रीब्यूट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं एक्सटेंसिवली। सबसे ज्यादा यूज होने वाले एट्रीब्यूट यही है, क्योंकि आप स्टाइलिंग करते हो या जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसमें कोई भी मैनिपुलेशन करते हो, वो इन दो एट्रीब्यूट्स की साथ ही होती है ये, ठीक है। ज्यादातर CSS में क्लास एट्रीब्यूट का यूज होता है और जावास्क्रिप्ट में आईडी एट्रीब्यूट का। आप दोनों दोनों का यूज कर सकते हो, दोनों में, पर ज्यादातर जो यूज होते हैं वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब HTML5 के एलिमेंट्स हमारे पास नहीं थे, सिमेंटिक एलिमेंट्स नहीं थे हमारे पास, तो हम ऐसे जो है उनको मीनिंग दिया करते थे कि यार ये जो डिव है इसका नाम नेव है, ये जो हेडर, ये जो डिव है इसका नाम हेडर है, ये जो डिव ये जो है फुटर है, ये जो डिव है ये फुटर को। अब मैं आपको दिखाता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट यूट्यूब, इसके ऊपर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा चैनल खुला हुआ है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आ, यहाँ पर सारी वीडियो अपलोड करता हूँ बेसिकली। अब आप देखें, यूट्यूब वाले भी डिव का बहुत यूज करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने अपने भी टैग बनाए हुए, ठीक है, तो उस पर भी नहीं जाएंगे। कस्टम टैग इन्होंने पता नहीं कैसे बनाए हुए, वैसे HTML में आप अपने कस्टम टैग्स नहीं बना सकते हो बेसिकली। तो इसमें भी इन्होंने डिव का यूज किया होगा, पर इन्होंने अपने कस्टम टैग यूज किए हुए हैं। तो ये क्योंकि आजकल जो वेबसाइट है ना वो फ्रेमवर्क से बन रही है बेसिकली। आप HTML CSS प्योरली जो वनीला, वनीला मतलब उसके ऊपर कोई भी एडिट चीजें नहीं होती है। वनीला का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने सुना होगा वनीला जावास्क्रिप्ट। वनीला जावास्क्रिप्ट क्या होती है, विदाउट एनी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के बगैर आप उसको यूज कर रहे हो, सिंपल मीनिंग ये है इसकी, है ना। अभी इसको मैं ओपन करूं तो डिव जो है मुझे यहाँ पर, अब यूट्यूब पे जो है मसला ये, इन्होंने कोई भी डिव वगैरह का यूज नहीं किया हुआ है। चलो गूगल को देख लेते हैं, दुनिया की सबसे नंबर वन तो यही है यार, गूगल ही है, ठीक है। मैं F12 करता हूँ, ये देखें गूगल वाले भी डिव का यूज कर रहे हैं, डिव डिव। अब देखो, डिव 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 डिव, ठीक है, कितने सारे डिव डिव यूज किए हुए इन्होंने, ठीक है। इसको ऊपर ले आता हूँ। अब देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्लास, देख रहे हो, क्लास L3E या पता नहीं क्या इसका मतलब है, इनका कोई मतलब होगा। अब ये भी मेरे ख्याल से कोई फ्रेमवर्क से ही बना होगा, बहरहाल हम कुछ कह नहीं सकते गूगल ने क्या टेक्नोलॉजी यूज की है बैकएंड पे अपने। पर आप देखें डिव का यूज किया हुआ है, यहाँ पे डिव का यूज हो रहा है। इतनी बड़ी दुनिया की वेबसाइट है वो भी अभी भी डिव का यूज करती है, क्योंकि ये उनके पुराने कोड है, ये बहुत पहले की बनी हुई है, तो उनको अपडेट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है। तो ये देखें डिव क्लास FG। अब इससे मतलब मुझे पता नहीं पड़ रहा यार क्या है ये, डिव कर क्या रहा है। अभी जब इस पे हिट करूंगा मैं तब मुझे पता चलेगा कि यार ये डिव क्या है। मैं इस पे लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं अगर इस पे लेके जाऊं, ये देखो, ये देखो, ये भी एक डिव के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। ये भी देखो, ये क्या डिव क्या कंटेन कर रहा है, ये सर्च बॉक्स कंटेन कर रहा है। उसके अलावा ये दो बटन है, उसके नीचे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये दिखा JS मॉडल, ये पता नहीं कौन सा एट्रीब्यूट है, JS डेटा, ये एट्रीब्यूट अलग से कस्टम एट्रीब्यूट इन्होंने दिए हुए हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप डिव का यूज कर सकते हो, पर मसला डिव के साथ ये है, इसका मीनिंग कोई नहीं देता है, सिंपल और जो है कट यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको कोडिंग पे लेके जाते हैं कि इसके अंदर हम जो है वो कैसे काम करते हैं। मैं जो है अपनी VS कोड की जो स्क्रीन है वो शेयर करता हूँ अभी, ठीक है। तो हम दोबारा VS कोड पे आ गए। अब मैं काम करता हूँ कि मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो के नाम से लिख दिया मैंने। अब देखिए ये आ गया। अब मैं उसी तरह सेक्शन का एक टैग बनाता हूँ और ये भी हेलो लिखता हूँ। अब देखो कोई भी फर्क नहीं है, देख रहे हो,
इन दोनों में, इसमें और उसमें आपको कोई भी फर्क नहीं दिख रहा, डिट्टो सेम टू सेम है, डिट्टो सेम टू सेम है। ठीक है। अब जो बात मैंने क्लास की थी कि दिस इज क्लास, और इसको मैं दे देता हूँ क्लास सेक्शन। ठीक है, क्लास सेक्शन दे दी तो ये अब इसको अब ना पता चल रहा है कि इसको देख के ये कोई सेक्शन बना हुआ है, क्योंकि मैंने इसको अब क्लास दे दी है, आईडी दे दी है। ठीक है, आप इसको आईडी भी दे सकते हो। आईडी क्या करती है, आईडी और क्लास में ये फर्क है कि आईडी यूनिकली जो है वो आइडेंटिफाई करती है आपके एलिमेंट, क्योंकि आईडी एक ही होती है। आप सेक्शन जो है, आप जो क्लास है ना, मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हो। मैं इसको भी क्लास दे सकता हूँ, क्लास सेम क्लास में इसको भी दे सकता हूँ, पर आईडी में दोनों को सेम नहीं दे सकता। तो ये आप सिंपल रखें, बाकी इसको डिटेल में हम सीएसएस के सेक्शन में देखेंगे जब हम सीएसएस पे आएंगे। तो देखें, यहाँ मैं ये यूज करूँ, यहाँ मैं यूज करूँ, बात एक ही है, पर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको यूज करो अगर आप सेक्शन एक बना रहे हो। ये देखें, द सेक्शन एलिमेंट रिप्रेजेंट अ generic section of a document or application. A section in this context is a thematic group of content. Each section should identify typically by a including a heading as a child of the सेक्शन एलिमेंट। ये कह रहा है कि भाई सेक्शन एलिमेंट क्या करता है, ये किसी वेबसाइट के सेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, होता है ये खाली कंटेनर ही है, पर आप इसके अंदर कोई वेबसाइट का सेक्शन बना रहे होते हो, और उसको कोई आप, जैसे आपने मैंने इसको आईडी दे दी है कि माय न्यूज सेक्शन, मैंने इसको बोल दिया कि मेरे न्यूज की कोई वेबसाइट है, उसका एक न्यूज सेक्शन है। और एक उसके अंदर आप, एक और मैं यूज कर रहा हूँ आर्टिकल टैग। ठीक है, आर्टिकल टैग। ठीक है, आर्टिकल टैग भी एक सिमेंटिक टैग है। आर्टिकल टैग में आप ना वो आर्टिकल लिखते हो, तो मेरे पास जो है वो, मैं एक पी का एलिमेंट बना लेता हूँ, पैराग्राफ, और उसमें एक लोरम एप्सम नाम की चीज आती है। लोरम क्या करती है, डमी टेक्स्ट आपको दे देती है कि मुझे लिखना ना पड़े, तो डमी टेक्स्ट में ले लेता हूँ 25 वर्ड का। ठीक है, तो ये 25 वर्ड बहुत ज्यादा हो गए, मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, ये 5 लाइनें आ गई हैं यार, ये तो 5 लाइनें नहीं, मुझे 5 वर्ड चाहिए थे। ठीक है, तो इसने मुझे 5 इतना सारा दे दिया। ठीक है, तो ये डमी टेक्स्ट है, देखिए इसका कोई मकसद नहीं है, बस ये ऐसे टेक्स्ट है आपको दिखाने के लिए कि आपने वेबसाइट को दिखा देख रहे हो तो उसको डमी टेक्स्ट कुछ दे दो। तो ये देखें, ये कोई आर्टिकल है। आप वेबसाइट में जैसे आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो ना, तो जब आप कोई आर्टिकल के लिए कोई सेक्शन बना रहे हो तो आप डिव डिव की जगह इसको यूज करो, आर्टिकल को यूज करो। कोई सेक्शन बना रहे हो तो उसके लिए ये यूज करो। अब आपने देखे होगा कि वेबसाइट के जो नेविगेशन बने होते हैं, नेवबार जो बने होते हैं वेबसाइट के, अगर मैं आपको दोबारा अपने ब्राउजर पे लेके चलूँ, अब मैं आपको अपने ब्राउजर पे लेके चलूँ, कहाँ गया। ठीक है, अब ब्राउजर पे लेके चलूँ तो ये देखें, ये क्या है, व्हाट इज दिस, कौन बताएगा ये क्या चीज है। ये जो HTML से जावास्क्रिप्ट, ये इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये जो डब्बा है पूरा, ये इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, कोई भी बता दे। ये नेव बार। डेव है ना, डेव। दिस इज नेविगेशन बार। नेविगेशन क्या करता है, नेविगेशन बार हमें नेविगेट करने में, नेविगेट करने का क्या मकसद होता है कि एक पेज से दूसरी पेज पे मुझे नेविगेट करने में मदद करे। देखो, अब मैं CSS के पेज में आ गया, जावास्क्रिप्ट के पेज क्लिक किया तो जावास्क्रिप्ट के पेज में, SQL पे क्लिक किया तो SQL के पेज में, मैं HTML के पेज पे गया तो HTML के पेज पे आ गया। मैं दोबारा अपने उस पे चले जाता हूँ, ये रहा एस्टिमेट। ठीक है, तो नेविगेशन बार क्या करता है, मुझे नेविगेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो उसके लिए कहा जाता है कि डिव की जगह नेव टैग का यूज करो। तो हमारे पास एक टैग आता है, ये रहा, नेव टैग, नेव टैग। तो अगर आपको कोई नेविगेशन बार बनाना है, मिसाल के तौर पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, सेक्शन आपको समझ में आ गया, आर्टिकल भी समझ में आ गया। ठीक है, अब मुझे एक नेविगेशन बार बनाना है, तो बजाय आप div डॉट नेव, ये शॉर्टकट है एमएडी एब्रिविएशन का। ठीक है ना, ये एमएडी एब्रिविएशन VS कोड का फीचर है कि आप div डॉट नेव लिखते हो तो ये आपके लिए एक div टैग बना देता है जिसमें क्लास नेव के नाम से अब ये कल क्लास बना स्क्रीन देता है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही दूसरी आपकी। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, 1 मिनट मुझे दे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने ये इसको कमेंट कर दिया, इसको पूरे वाले सेक्शन को ना, तो क्योंकि दोबारा इसका बताएं काम कि मैंने, आप नेविगेशन के, आप दोबारा जरा यहाँ पे बताएं करके। मैं बताता हूँ 1 मिनट। मैंने क्या किया अभी कि मैंने ये जो है ना सेक्शन को अभी मैंने कमेंट आउट कर दिया, जो पहले सेक्शन मेरा ओपन था ना, इसकी वजह से ये दिख रहा था, तो मैं अब इसको दिखा नहीं जा रहा, तो मैंने कमेंट आउट कर दिया। कमेंट का आपको पता है कि ये उसको ब्राउजर पढ़ता नहीं है। ठीक है, ये हमारे डेवलपर्स के लिए होता है बेसिकली। तो ये मैंने कमेंट आउट कर दिया, सेक्शन आपको समझ में आ गया, आर्टिकल समझ में आ गया। आप नेव को पढ़ते हैं, नेव टेक को। अब नेव टेक जो है वो उसको कहा जाता है कि भैया आप जो है जो अपनी वेबसाइट की नेविगेशन लिंक्स है, उसके लिए आप जो है
इस टैग का यूज करो, बजाय आप डेव टैग बनाओ और डॉट नेव करो। ठीक है, ये एमिट एब्रिएशन है, देख रहे हो एमिट एब्रिएशन। ये एमिट एब्रिएशन मुझे हेल्प कर रही है शॉर्टकट लिखने में, शॉर्टकट्स बनाने में। ये वीएस कोड का फीचर है, ये एचटीएमएल का फीचर नहीं है, वीएस कोड का फीचर है एमिट एमिट एब्रिएशन। ठीक है, ये हमारे सॉफ्टवेयर का फीचर है जो मैं मुझे, ये देखो मुझे ये बनाने में मदद कर रहा है। डिव क्लास इज इक्वल टू नेव बना के देगा जब मैं करूंगा डिव डॉट नेव, उसको एंटर करूंगा तो मुझे ये एक डिव बना के देगा जिसकी क्लास होगी नेव। अब मुझे इसके अंदर नेविगेशन बार बनानी, तो उसके लिए हम सर जो आप नजर कुछ भी नहीं आ यूज रहा कर है। सकते हो। ये जो आपने लोरम वाला लिखा है ना, इसको वो कर लें, जरा छोटा कर लें ना काट के, तो समझ नहीं आ अब रही वो नजर आ रहा नीचे है? स्क्रीन। हाँ अभी जरा अब नजर बताएं, आ वो रहा है? बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा था, बताएं सर। ये नजर आ रहा है अभी? जी जी मैंने अभी ऊपर कर ठीक है, दिया अभी उसको। अभी ठीक है, अभी ठीक है। मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ। मैंने क्या किया div डॉट नेव किया। अब ये क्या करेगा, इमिड एब्रिएशन है ना ये। इमिड एब्रिएशन वीएस कोड का फीचर है जो हमें शॉर्टकट्स लिखने में मदद करता है, हमारी कोडिंग को फास्ट करने में मदद करता है। डिव डॉट नेव करूंगा तो मुझे क्या करेगा, डिव बना के देगा, क्लास उसकी होगी नेव, उस पर क्लिक करूंगा तो नेव मुझे बना के देगा। आप ये भी कर सकते हो, इसको मैं आप जो है, आप ये भी कर सकते हो, आप डिव ना लिखो, आप डॉट नेव लिख दो बस। तो ये तब भी वैसे ही काम करेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डिव ही होता है। अगर आप उसी तरह किसी और एलिमेंट के साथ करना चाहते हो, और एलिमेंट का आपको नाम देना पड़ेगा, नेव डॉट नेविगेशन आपको ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये डिव पे सेट है। ठीक है, तो अगर किसी और के लिए चाहिए तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो ये मकसद नहीं था मेरा बताने का, पर मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं शॉर्टकट्स जो भी हम यूज करते हैं अपनी डेवलपमेंट में। ठीक है, तो पहले ऐसे काम होता था ना, डिव क्लास उसको नेम दे दी ताकि हमें पता चले इसको देख के यार ये। अब इसके अंदर नेविगेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूएल का टैग यूज करते हैं। वैसे आप यूएल ना भी यूज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एंकर टैग से भी जो अपनी नेविगेशन बना सकते हो। होम, अबाउट, ठीक है, ये आप देखो नेविगेशन मेरी बन रही है। ठीक है, तो पर रिकमेंडेड तरीका क्या है कि आप एक यूएल बनाओ, उसके अंदर एल बनाओ। मैंने क्या बोला कि 5 एल बना दो। ये भी देखो ना वो है ना, Li × 5 करूंगा तो 5 Li मुझे बना के दे देगा। ये भी इमेज एब्रिविएशन का फीचर है। अब इसके अंदर कुछ लिखा नहीं तो ये खाली खाली दिखा रहा है। अब इसके अंदर लिखता हूँ होम गैलरी, सॉरी। अब Li से ये भी फायदा है कि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। Li क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये अपने साथ किसी को आने नहीं दे रहा है। ए में क्या मसला था, ए में मसला ये था कि वो साथ साथ आ रहे थे, तो ये भी आपको फायदा मिल गया। गैलरी कॉन्टेक्ट, कंटेक्ट कंटेक्ट हो गया। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी ये जो होती है, मतलब मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रही। और सर हम आप कॉन्सेप्ट समझो, आप कॉन्सेप्ट समझो खाली। ठीक है, अब इसको कैसे हटाना है, ये जो डॉट पीछे आ रही है सब सीएसएस का काम होता है, स्टाइलिंग सारी सीएसएस से होती है। पर बेसिकली देखा हमारा नेविगेशन बार बन चुका है ना। अब अब इसको अगर सीधी लाइन पे लाना है तो मुझे इसकी क्लास को इसकी जो स्टाइल है अपना, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी, अगर ब्लॉक को मुझे, अगर मुझे ये चारों एक साथ चाहिए तो मुझे इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा। ब्लॉक से मुझे करना पड़ेगा इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, वो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े थे, वो आप देख लेना उसमें, मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तो बेसिकली ये हमें कहते हैं जो जिन्होंने बनाई है लैंग्वेजेस, तो ये कहते हैं कि भाई आप इसकी जगह ये यूज ना करो, आप एक काम करो कि नेव का टैग लो, उसके अंदर ये काम करो। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। फर्क नहीं है दोनों में, देखो दोनों सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, पर रिकमेंडेड जो तरीका है वो अब ये यूज होता है। अब इसका एक और भी फायदा है, जो हम सिमेंटिक एलिमेंट यूज करते हैं उसका ये भी फायदा है कि आप जो है आपकी जो वेबसाइट की जो है ना सर्च इंजन पर रैंकिंग अच्छी हो जाती है। सर्च इंजन पे रैंकिंग का फायदा ये होता है कि आपकी सेल्स बढ़ जाती है, आपकी वेबसाइट के विजिटर्स बढ़ जाते हैं क्योंकि आप जब उस पर सर्च करते हो, मैं ब्राउजर पे लेके जाऊँ आपको, शेयर, और मैं आ गया अभी अपने ब्राउजर पे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैं कोई वेबसाइट सर्च करता हूँ, मैं लिखता हूँ HTML एंटिटीज। मैं एक कोई भी कॉमन सर्च कर लेता हूँ। अभी मैं, आप गूगल से वाकिफ होंगे, बिंग भी एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। मैं लिखता हूँ HTML एंटिटीज। अब आप देखें इतनी सारी वेबसाइट्स मेरे पास आ गई हैं और कितने रिजल्ट्स हैं वो देखें, ये करोड़ों में रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और ये देखें फर्स्ट पेज पे जो, आप अगर अपनी वेबसाइट को लाना चाहते हो, फर्स्ट पेज पे अगर आपको अपनी वेबसाइट को लाना है तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट की जो है ना
एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो टॉप पे रखनी पड़ेगी। तो ये अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करोगे, ये जो नेव एलिमेंट, हेडर, मतलब जो सिमेंटिक एलिमेंट का यूज़ करोगे, तो वो आपको हेल्प करेगी आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, कि आपकी वेबसाइट जो है फर्स्ट पेज पे लाने में आपकी मदद करेगी। अभी जैसे एचटीएमएल एंटिटी सर्च किया, तो करोड़ों रिजल्ट्स में से मुझे इतने रिजल्ट्स मिल गए। ये जो फर्स्ट पेज पे ये जो टॉप 10 रिजल्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद अब आपको पता है, ये सेकंड थर्ड पेज पे तो बहुत ही कम लोग जाते हैं। फर्स्ट पेज पे ही लोग होते हैं और नीचे तो बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो फर्स्ट पेज पे लाना जो है वो मेन प्रायोरिटी होती है, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो इस ये वेबसाइट का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कि गूगल से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है इनके पास, गूगल से बहुत ज्यादा, जैसे मैं आ गया, एक विजिटर बढ़ गया इनका। तो बेसिकली एसईओ के काम के लिए ये एलिमेंट्स आप बहुत ही जबरदस्त हैं। ठीक है, सिमेंटिक एलिमेंट्स आपकी एसईओ में मदद करते हैं, क्योंकि ब्राउजर जो है ना वो समझता है, क्योंकि ब्राउजर जो है ना, ब्राउजर नहीं, सॉरी, ये गूगल का सर्च इंजन, गूगल का सर्च इंजन, ये इन जो क्रोलर्स होते हैं, जो हमारी वेबसाइट को क्रोल करते हैं, गूगल के क्रोलर्स होते हैं, ये सारा काम, इंडेक्सिंग का काम उनका ही होता है सर्च इंजन पे। तो अगर आप सिमेंटिक एलिमेंट का यूज करोगे, तो ये आपको उसमें हेल्प करेंगे सिंपली। ठीक है, तो इसमें ये देखिए मल्टीपल एलिमेंट्स थे, जैसे कि आर्टिकल, आर्टिकल का मैंने बताया, कोई आर्टिकल आप लिख रहे हो, जैसे कि ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आर्टिकल है पूरा। ठीक है, ये एक आर्टिकल है पूरा। ठीक है, तो ये आर्टिकल के लिए आप आर्टिकल का टैग यूज करो। सेक्शन, सेक्शन का क्या मतलब है, कि ये पूरा एक सेक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, जिसमें मल्टीपल आर्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, एक सेक्शन में मल्टीपल आर्टिकल हो सकते हैं, और एक आर्टिकल के अंदर भी सेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल है, उसके अंदर एक ये सेक्शन हो सकता है। तो मल्टीपल आर्टिकल के अंदर मल्टीपल सेक्शन भी हो सकते हैं, और आर्टिकल मतलब ये एक दूसरे में काम आते हैं। ये देखो, ये आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट वो आ रहे हैं, और आर्टिकल के अंदर आप डिफरेंट सेक्शन भी रख सकते हो, और सेक्शन के अंदर डिफरेंट आर्टिकल रख सकते हो। तो अगर आप, मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ आपको, so you will find HTML pages with a section element containing article element, मतलब section element के अंदर article elements, और article element containing section elements। ठीक है, तो वाइस वर्सा है सारा। और इसके बाद एक हेडर एलिमेंट है। तो हेडर एलिमेंट जैसे कि ये हमारा नेविगेशन बार जो है वो, ये जो हमारा हेडर है, टोटल ये हेडर है, ये एक हेडर, इसको आप हेडर कह सकते हो। ठीक है, इसको आप हेडर कह सकते हो, जिसके अंदर हेडिंग्स वगैरह आती हैं। तो मल्टीपल हेडर हो सकते हैं, पर हेडर जो है हम सबसे ज्यादा नेविगेशन बार और लोगो वगैरह को सेट करने के लिए यूज करते हैं, कि ये तीनों चीजें हैं। ठीक है, अब ये तीन डब्बे अलग अलग, ये लोगो का डब्बा अलग होगा, या ये एक पूरा डब्बा होगा, ये एक डब्बा होगा, ये नेव नेव का डब्बा होगा, सॉरी, ये नेव का डब्बा होगा, ये लोगो का डब्बा है, और ये कुछ बटन का डब्बा है। तो उनको हम किस में रखते हैं, हेडर के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये हमारे हेड सेक्शन में है। ठीक है, तो डिव की जगह हम इसको यूज करेंगे। इसके अलावा जो है डिटेल्स, डिटेल का मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज नहीं किया इसका। असाइड का क्या है, असाइड ये साइड बार, ये जो आप साइड बार देख रहे हो ना, ये जिसपे एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगी हुई है। ठीक है, तो ये इस पे आता है, इसको भी आप साइड बार कहते हो। ये सारी नेव लिंक्स आप इसको कह सकते हो, ये भी नेव लिंक्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, और हर लिंक, मतलब हर जो लिंक्स होती है वो नेव लिंक के अंदर आप उसको नहीं रखते हो। ठीक है, ये इसका बात, इसका भी आपको ख्याल रखना है। नेविगेशन के अंदर जो मेन और इम्पोर्टेंट जो लिंक्स है, मतलब जैसे कि ये नेविगेशन है, ये उसके लिए आप रखते हो, नेव का यूज करो। क्योंकि जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं, जो बंदे, कुछ डिसेबल लोग भी होते हैं ना, जो देख नहीं सकते, वो भी वेबसाइट्स यूज कर रहे होते हैं, तो स्क्रीन रीडर जो पढ़ के सुना रहे होते हैं, तो उन चीजों का वो आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर भी लिखा हुआ था, अगर मैं आपको दिखाऊं नेव के बारे में, ये रहा। नोट, ये देखो, नोटिस दैट नॉट ऑल लिंक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी इनसाइड अ नेव एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट्स को आप नेव के अंदर नहीं रखो, कि आप जो जो भी लिंक्स आ रही है उसको नेव के अंदर भरते जा रहे हो। एलिमेंट इज इंटरनेट फॉर ओनली फॉर अ मेजर ब्लॉक ऑफ नेविगेशन लिंक, मतलब ये देखो, जैसे मेजर ब्लॉक ऑफ नेविगेशन लिंक्स है। ठीक है, मेजर ब्लॉक। ठीक है, ये पूरा एक ब्लॉक है जो नेव के अंदर है, उसके अंदर मेन मेन जो लिंक्स है उसको रखो बस। ब्राउजर सच एज स्क्रीन रीडर्स फॉर डिसेबल्ड यूजर कैन यूज द एलिमेंट टू डिटरमाइन वेदर टू इमिट और इनिशियल रीडिंग ऑफ दिस कंटेंट। जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं, वो बेसिकली उनके लिए ये कारामद होते हैं। अगर मैं, मेरे पास भी एक ऑप्शन है यहाँ पर, रीड अलाउड, तो आप देखोगे, ये ये मुझे पढ़ के बता रही है, ये मुझे पढ़ के बता रही है, दिस इज कॉल्ड स्क्रीन रीडर। ठीक है, ये मुझे पढ़ के बता रही है कि भाई ये क्या क्या लिखा हुआ है। अब जो देख नहीं सकता है, तो उसके लिए बड़ी कारामद चीज है। ठीक है, बेसिकली स्क्रीन रीडर ये होते हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ये किसी का माइक खुला हुआ है, काइंडली वो ऑफ कर लेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक एलिमेंट बेसिकली है। ठीक है,
हमने असाइड देख लिया, असाइड में जो ये आ रहे फिगर कैप्शन उसके लिए यूज होते हैं, इमेजेस वगैरह के लिए, जो आप देखते हो ना इमेज, एक इमेज बनी होती है, नीचे कैप्शन दिया होता है, लिखा होता है उसके इमेज के बारे में। तो ये बेसिकली है। फुटर एलिमेंट का भी बता देता हूँ। फुटर जो है ना, ये देख रहे हो, ये जो वेबसाइट के जो लास्ट में एंड में आप देखते हो उसको फुटर कहते हैं। अगर मैं यूट्यूब पे आऊँ तो यूट्यूब पे भी आपको फुटर मिलेगा। हर वेबसाइट का एक फुटर होता है, एक हेडर होता है। जैसे कि यूट्यूब है, अरे बंद हो जा, एक मिनट यार, ये सर ठीक है। बात सुने। ये देखें, ये नेविगेशन बार है, ये नेविगेशन बार है, ठीक है, ये नेविगेशन बार है। ये हमारा, ये एक मेन एलिमेंट होता है, मेन एलिमेंट में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। मेन एलिमेंट हमने नहीं देखा था, मिस हो गया था मुझसे। मेन एलिमेंट बहुत जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, कहाँ चले गया? ये मेन 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 कहाँ चले गया? ये रहा मेन। इसमें इज द मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये पूरा जो कंटेंट है ना, आप मेन सेक्शन में रख सकते हो, ये पूरा डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है। जैसे कि ये जो पूरी जो वीडियोस आ रही हैं, ये आप इसको मेन कंटेंट के अंदर रखो, मेन एलिमेंट के अंदर रखो। ये जो भी एक मिनट यार, ठीक है, ये सारी जो है ना, एक मेन का डब्बा बनाओ, उसके अंदर सारी चीजें रख दो। ये नेविगेशन बार बनाए तो एक हेडर बनाओ, हेडर के अंदर ये, फिर आप इसके अंदर ये सारी नेविगेशन रखो। उसके अलावा ये साइड बार है हमारा, असाइड यूज करो उसके लिए। तो और फुटर का मैं बता रहा था, पर यूट्यूब पे मिल जाए मुझे, शायद इस पे नहीं है। गूगल पे देख लेते हैं, गूगल पे लाजमी होगा। ये देखें, ये फुटर, ये रहा फुटर, ये जो लास्ट में जो एंड में होता है उसको फुटर कहते हैं। और ये मेन है पूरा, ये पूरा मेन है जिसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। आर्टिकल, असाइड, ये सारे आर्टिकल, सेक्शन, ये सारे किस में आते हैं? वो सारे मेन में आते हैं। ये नेविगेशन बार है, ठीक है, गूगल का। सिंपल, दिस दिस वाज अवर सिमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है। और भी है, पर वो इतने काम के नहीं है, ठीक है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। सर ये एक देखें, इतने क्वेश्चन है सारे, मेरा। बाकी आप ये सारे पढ़ लेना खुद से, ठीक है। ये सर जो एक भी क्वेश्चन है। बच गए, मार्क हो गया, समरी हो गई, टाइम हो गया, ठीक है। बाकी जो मेन और इम्पोर्टेंट थे वो सारे मैंने करवा लिए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम एचटीएमएल एंटिटीज की तरफ। एचटीएमएल एंटिटीज ये सर एक बहुत क्वेश्चन ही है। स्मॉल। फारूक भाई, एंड एंड में कीजिएगा प्लीज, क्योंकि टाइम इसी बहुत ज्यादा हो इसी गया। से रिलेट है सर, इसी से रिलेट है, छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी, पूछें। यहाँ पे जब आपने बोला है कि जी कि हम नेविगेशन सेक्शन करते हैं, टैग यूज करते हैं, या जो फुटर टैग यूज करते हैं, उस टैग में जब कुछ दिया जाता है तो वो उसी फुटर पे लेके उसको अपीयर होता है लास्ट पे। नहीं 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 नहीं, उसको आपको स्टाइलिंग के थ्रू लाना पड़ता है। मैंने अच्छा क्या ये। बोला है, सारे खाली डब्बे ही हैं, बस इनका मतलब होता है और कुछ नहीं है, ये अच्छा डिव ही है। ये अच्छा। ऐसा नहीं कि आपने फुटर बना लिया ऑटोमेटिक नीचे चले जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई बस। मेरे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं होता। ये गलत हाँ। फहमी आप निकाल दें कि आप फुटर बनाओगे तो ऑटोमेटिक नीचे चलेगा, हेडर बनाओगे तो ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएगा, मेन बनाओगे तो सेंटर में रहेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। सारे एक ही सर जगह पे ऐसा होते हैं ये। सर ऐसा कुछ कुछ ठीक है। करे ना, ऐसा ऐसा हो जाए। ऐसा कुछ मैं तो नहीं कर सकता। अब ये जो एचटीएमएल वगैरह पे काम बनाते हैं वही कर सकते हैं। इसके लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं ना, ये सारी चीजें करने के लिए। अगर मुझे अपना एलिमेंट को नीचे डाल, मैं हेडर को नीचे भी ला सकता हूँ, वो सब सीएसएस से होता है। वो चलें आप ठीक हो उसके गया, थ्रू नहीं कर ठीक सकते। ठीक हो गया सर, अब ठीक हो एचटीएमएल एंटिटीज की तरफ बढ़ते हैं। एचटीएमएल एंटिटीज किस लिए यूज होते हैं? कि रिजर्व वर्ड जो एचटीएमएल में होते हैं ना, ठीक है, उनको अगर आपको यूज करना है। अब रिजर्व वर्ड से क्या मतलब है, अब देख लेते हैं उसको, ठीक है। मैं वीएस कोड की जो है वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये इसका काम नहीं है। सर। यहाँ पे रिजर्व आपने वर्ड, वीएस कोड में क्या सेटिंग की हुई है कि जो कुछ आप लिख रहे हैं और साथ में ब्राउजर में उसी टाइम पे अपडेट हो रहा है, वो ये ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन का है, आपने यूज किया हुआ है? नहीं, एक्सटेंशन है सारी ये है ना, शो प्रीव्यू के नाम से एक्सटेंशन है, उसका यूज कर रहा हूँ। ये सारी एक्सटेंशन है, ये देख रहे हो नहीं, मेरे पास इतनी सारी एक्सटेंशन अभी पड़ी हैं, वो हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए। इतनी सारी एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखी है, ये मेरे कोडिंग में बड़ी हेल्प करती है, ठीक है। तो रिजर्व वर्ड से क्या मतलब है? कि अगर आपको अपने एलिमेंट में, अपने में कोई भी एक पैराग्राफ बन लेता हूँ, उसके अंदर आपको ये एंगुलर ब्रैकेट यूज करना है, ये लेस देन का। अब ये क्या है? इसको ब्राउजर समझेगा भाई यार कोई ये टैग है। अगर आप इसको यूज करोगे तो ब्राउजर समझेगा ये कोई टैग है। अब मिसाल के तौर पे मैं ऐसा कुछ यूज करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसमें बताना चाहता हूँ कि मैं अपना एक बना रहा हूँ, H1 इज इज ए हेडिंग एलिमेंट। मैं
टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, पर H1 को मैं एज अ मतलब एक हेडिंग नहीं बनाना चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ H1 भी यहाँ आ जाए, इस टैग की फॉर्म में आ जाए, तो वो कैसे करूंगा? ये चीज मुझे अगर करनी हो, देखो H1 मुझे यहाँ पर नहीं आ रहा है, पर ये एज अ हेडिंग में, हेडिंग ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, तो ये मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये H1 भी आ जाए इसके साथ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कि मैं चाह रहा हूँ कि H1 भी, ये जो ये ब्रैकेट्स के साथ क्या आ जाए, ताकि मैं समझा सकूं, जैसे आपने इस पे देखा होगा वेबसाइट्स पे, ये डिव का यूज कर रहे हैं, स्पेन का भी लिख रहे हैं यहाँ पर, तो उनसे कोई डिव या स्पेन नहीं बन रहा है, ये लिटरली लिख रहे हैं। देखिए एच फॉर्म हो गया, या अगर मैं आपको टेक्स्ट कहाँ चले गया, हेडिंग्स पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये देखें, इन्होंने H1 का यहाँ यूज किया हुआ है, तो उससे कोई हेडिंग थोड़ी बन रही है, ये H1 एज इट इज आ गया है। तो इस H1 को लिखने के लिए मैं क्या करूं? मैं लिख रहा हूं, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये उसको हेडिंग बना रहा है, मुझे हेडिंग थोड़ी बनाना है इसको। मैं चाह रहा हूँ कि ये एज इट इज आ जाए H1 यहाँ पर। तो उसके लिए हम HTML एंटिटीज का यूज करते हैं, HTML एंटिटीज, उसके लिए आप देखो, ठीक है। सम कैरेक्टर्स आर रिजर्व्ड इन HTML इफ यू यूज लेस देन और ग्रेटर देन साइंस इन योर टेक्स्ट, द ब्राउजर माइट मिक्स विथ टैग्स, मतलब मिक्स कर लेगा उसको, टैग्स दे, वो टैग समझेगा उसको ब्राउजर। तो उस ब्राउजर को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम HTML एंटिटी का यूज, तो ये मेरे पास आ गए, ठीक है। तो उसकी ये लेस देन की एंटिटी है, तो एंटिटी को यूज करने के लिए आप क्या करते हो, एक एम्परसेंड का साइन होता है, उसके आगे उस एंटिटी का नाम होता है, जैसे कि लेस देन की एंटिटी है, उसके लिए LT लिखूंगा, और उसके बाद ये लगा दूंगा सेमी कोलन। अब मैं क्या करूंगा कि ये जहां पर मैंने लेस देन का साइन लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, मैं ये लिख दूंगा, ये क्या गया, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये एम्परसेंड का साइन, LT, और ये, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे ये इसको लाना है, अब आप देखें ये इसने मुझे वैसा का वैसा दिखा दिया, हालांकि मैंने ग्रेटर देन के साइन के लिए अभी तक नहीं लिखा था। तो ग्रेटर देन साइन के लिए भी मैं लिख देता हूँ, एम्परसेंड GT लिखते हैं उसके लिए, GT, और ये, ठीक है, ये देखें। अब ये उसको एज अ टेक्स्ट उसको प्रिंट कर रहा है, ये देखा ना, मैंने यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं दिए, पर उसको यहाँ पर वो, ये ब्राउजर करता है बिहाइंड द सीन, ठीक है, ब्राउजर के समझने के लिए ये बेसिकली। उसी तरीके से हमारे पास और भी मल्टीपल, ये क्या हो गया, एंटिटीज हमारे पास यूज होती हैं। ये जगह देखें कि ये एम्परसेंड, अगर आपको एम्परसेंड लाना हो, ठीक है, तो वो कैसे लाओगे, तो ये आप उसके लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ मैं एम्परसेंड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एम्परसेंड मुझे कहीं शो नहीं हो रहा है, तो मुझे एम्परसेंड को भी शो कराना है, तो उसके लिए भी एक एंटिटी इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। उसी तरह ये आपने डॉलर का साइन दिखाना है आपको, तो उसके लिए एंटिटी है, कहाँ गई डॉलर के लिए, डॉलर के लिए एंटिटी, उसके लिए डॉलर ही साइन मेरे ख्याल से ज़्यादा डॉलर लिखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैं यहाँ पर एलिमेंट के आगे लिखता हूँ, एम्परसेंड का साइन ओपन सर ये करूंगा, शो डॉलर लिखूंगा, डॉलर, और ये एक्सटेंशन से को कर दूंगा। अब ये देखो, ये कोई ये जो है, ये देखो ये डॉलर नहीं आ रहा है इस पे ना, मैं एक काम करता हूँ, पाउंड लिखता हूँ, पाउंड, ये देखे पाउंड का साइन आ चुका है, ये देखे 8%, इसके बाद पाउंड लिखा, तो पाउंड का साइन मेरे पास आ गया। तो ये रिजर्व कीवर्ड जो होते हैं हमारे पास, उनको जो है वो लाने, हमारे कोड में लाने में मदद करता है, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा जितने भी एंटिटीज हैं। एंटिटीज का मकसद ही यही है कि रिजर्व कीवर्ड जो होते हैं, अगर आपको उनको यूज करना है अपने टेक्स्ट की फॉर्म में, तो आप कैसे कर सकते हो। उसका दूसरा फायदा ये है कि आपको ये सिक्योरिटी में भी मदद करता है, ठीक है। आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आपने सुना होगा, जो अटैक्स होते हैं, तो उसमें ये HTML का जो है पूरा वो भेज रहे होते हैं, तो उसको ये मसला ना हो, तो उसको हमें इन एंटिटीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि वो हमारे जो डेटाबेस या हमारे सर्वर पे कोई अटैक ना कर पाए। तो उसके लिए भी यूज होता है बेसिकली। अब बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, इतना कोई खास नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे मीडिया एलिमेंट्स है, फरहत भाई आप हैं, फरहत भाई आर यू हियर? लगता है फरहत भाई चले गए हैं बेसिकली, चलो मैं ही इसको पढ़ा देता हूँ। तो मीडिया एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि ये जो है अपना, एक मिनट, VS कोड आपको शायद मेरा ब्राउजर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं अपना ब्राउजर शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है।
तो ये आपने देखा होगा, ये यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते हैं, ये यूट्यूब पे जो हम वीडियो देखते हैं, ये मैं इस ठीक है, तो ये वीडियो प्लेयर बन के आ रहा है। तो वीडियो प्लेयर कैसे बनता है? ये तो यूट्यूब ने अपना बनाया हुआ है, ठीक है। पर वीडियो प्लेयर अगर आपको अपने पेज पे लाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं HTML मीडिया एलिमेंट्स। ये देख रहे हो HTML मीडिया लिखा हुआ है यहाँ पर, इनको कहते हैं HTML मीडिया एलिमेंट्स। कि मुझे अगर वीडियो प्लेयर अपने वेबसाइट पे लाना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर कोई ऑडियो प्लेयर लाना हो तो कैसे करूंगा? अगर कोई यूट्यूब की वीडियो मुझे अपनी वेबसाइट पे लानी हो तो उसके लिए आई फ्रेम का यूज होता है। वो हमने देखा था ना, आई फ्रेम। वो आई फ्रेम का टैग, मतलब किसी और वेबसाइट की हमें वीडियो को शो करना है अपनी वेबसाइट पे, तो आई फ्रेम का टैग यूज होता है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ट्राई इट योरसेल्फ। हम यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ रही है मुझे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है एक वीडियो का टेक बनाया हुआ है और उसको एक विड्थ दी हुई है। विड्थ क्या करेगा? ये विड्थ बना देगा इस वीडियो प्लेयर की। एक वीडियो प्लेयर बनाता है इस वीडियो एलिमेंट की वजह से ना। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से 1 मिनट के लिए, हटा दूं और इसको रन करूं, ये देखे खाली हो गया। क्योंकि अभी मैं बताता हूँ वो सोर्स वोर्स क्या है, फिलहाल आप इसको समझो। ठीक है, तो आप देखें वीडियो का एक टैग है, ठीक है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, विड्थ दी हुई। विड्थ क्या कर रही है उसको फिलहाल के मैं कंट्रोल्स हटा देता हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल्स हटा दिए तो ये भी चला गया। कंट्रोल्स बेसिकली क्या कर रहा है? कंट्रोल्स कंट्रोल्स बेसिकली ये कर रहा है कि ये हमें एक खाली डब्बा दिखाने में मदद कर रहा है अगर हम सोर्स नहीं देते, और हमें ये फीचर्स दे रहा है ये कंट्रोल के, वॉल्यूम के, ये उसको बड़ा छोटा करने के। तो उसकी विड्थ क्या करी? इसकी विड्थ डिफाइन करी इस कंटेनर की। बेसिकली ये भी एक कंटेनर ही है। इसको रन करो तो 1000, ये देखो कितना बड़ा हो गया ये। तो विड्थ ये बता रही है। तो मैं दोबारा 400 कर देता हूँ। अब सोर्स क्या है? सोर्स को मैं दोबारा ले आता हूँ। सोर्स क्या करिए कि ये कोई, इनके पास W3 स्कूल वालों के पास ये कोई सेव होगी, मूव bb.m4 के नाम से। इसको रन करूंगा तो ये देखें, ये वीडियो आ गई मेरे पास। ठीक है, ये वीडियो मेरे पास आ गई है। अब मैं कंट्रोल्स अगर हटा दूं तो आप देखोगे कि कंट्रोल्स हटाने से ये हट रहा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये देखिए देखिए, कंट्रोल्स हट गए पर ये वीडियो मेरे पास आ गई है। अब मेरे पास कोई कंट्रोल शो नहीं हो रहा है। देखो, देख रहे हो ना, प्ले करने का कोई ऑप्शन है, ना कोई वॉल्यूम का ऑप्शन है। तो वो सारी चीजें लाने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल्स का यूज करते हैं। ये एक एट्रीब्यूट है। देखो ना कितना इजी है। इतने से काम करने से मेरा पूरा एक वीडियो प्लेयर। सोर्स क्या कर रहा है? सोर्स उस वीडियो का URL है जो इनके पास कहीं इनके सर्वर में सेव होगा। ठीक है और टाइप बता रहे हैं कि इस वीडियो की टाइप क्या है, कि वीडियो ये MP4 टाइप की कोई वीडियो है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, MP4 जो एक्सटेंशन होते हैं वीडियो के, गए MP4, MPG, MPEG, OGG, तो वो बता रहा है। ठीक है, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, सिंपल ये है, ये वीडियो टैग। उसी तरह एक ऑडियो टैग भी होता है। ऑडियो टैग अगर आपको कोई कोई ऑडियो ऑडियो शो करानी हो, ये कंट्रोल, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऑडियो टैग देख लेते हैं। ये देखो, ऑडियो टैग भी उसी तरीके से ही है। ठीक है, ऑडियो टैग लिखने से क्या होगा कि आपको ये पूरा एक बना के दे देगा। ठीक है, कंट्रोल लिखने से आपको पता है ये कंट्रोल्स आ जाते हैं हमारे पास। तो आपको ये पता है। सोर्स वही चीज है। सोर्स क्या करेगी कि इस ऑडियो जो अब मैं प्ले कर रहा हूँ, अब ये कोई घोड़े की साउंड चल गई है, तो ये घोड़े की साउंड आई कहाँ से? ये घोड़े की साउंड यहाँ से आ रही है। अब दो दो सोर्स इसलिए दिए हुए कि अगर ये नहीं चले तो ये चल जाए, सिंपल। दो दो सोर्स यहाँ पर दिए हुए, अगर इसको हटा दूं मैं, अगर ये इनको ना मिले तो ये वाला चल जाए बेसिकली। ठीक है, अब देखो ये तब भी चल रहा है क्योंकि ये अवेलेबल थी इनके पास। तो अगर अगर नहीं होती अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल नहीं होती तो इसको चला दो। ठीक है, तो ये सीन होता है दो देने का, और कोई मकसद नहीं है कि अगर ये अवेलेबल नहीं होती है फर्स्ट वाली तो सेकंड वाली चला दो। तो ये दिस वाज ऑडियो टेप। ठीक है, सो मीडिया एलिमेंट्स में बस यही है। इसके बाद यूट्यूब को देख लेते हैं थोड़ा। ये भी आपको शायद आप यूज करो। ये तो आई फ्रेम का टैग यूज होता है। अगर मैं यूट्यूब पे आऊँ, अगर आपको अपनी वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट के अंदर मेरी कोई वीडियो को लिंक कराना है तो क्या करूंगा मैं? शेयर, शेयर की जगह फिर मैं इम्बेड, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, शेयर। और किसी भी वीडियो को, मिसाल अपनी वीडियो को अपनी वेबसाइट में लाना चाह रहा हूँ, ये देखो मुझे यूट्यूब ने एक दे दिया। अब मुझे नीचे कंट्रोल भी दिए हुए हैं। कंट्रोल भी इन्होंने दिए हुए हैं कि भाई आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो कि स्टार्ट विद शो प्लेयर कंट्रोल्स। अगर इस पे हटा दूंगा तो इसके कोड में से भी हट जाएगा ये। अब देखो ये कंट्रोल्स हट गए। शो करूंगा तो ये कंट्रोल बेसिकली कोड कोड में चेंजिंग हो रही है। अब इसको कॉपी करूंगा मैं यहाँ से और मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो देखोगे कि यूट्यूब की वीडियो मेरे पास चल रही होगी।
ये देखें यूट्यूब की एक वीडियो आ गई मेरे पास। अब मैं इसको यहाँ भी रन कर सकता हूँ। ये देखो यूट्यूब की वीडियो मेरे पास चल रही है। आपने देखा होगा ना, काफी वीडियोस, काफी वेबसाइट जो है वो और पेज शो नहीं हो अ, सर रहा है स्क्रीन आपको। शेयर नहीं है आपकी। 1 मिनट मुझे दे, 1 मिनट दे, मेरा लैपटॉप भी बंद हो रहा है, मैं चार्ज पे लगा दूं उसको, मुझे 1 मिनट दे आप। हेलो, आवाज आ जी रही है? सर ऑडिबल जी। यस सर, आ रही है। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं थी यार, ये मसला होता है इसमें। ठीक है, मैं कहाँ चले गई? VS कोड, ये फोल्डर आ गया यहाँ पर, ये नहीं चाहिए मुझे। VS कोड शेयर करना है मुझे, इसको दोबारा शेयर करता हूँ। शेयर, ये नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब दिख रही है VS कोड की स्क्रीन? हाँ जी, अब दिख नजर रही आ रही है। है? ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, जो मैंने आई फ्रेम का कोड उठाया था वहां से यूट्यूब से, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो देखो मेरे पास ये यूट्यूब की वीडियो आ गई मेरे पास। आपने देखा होगा ना, काफी वेबसाइट्स पे वो यूट्यूब की वीडियोस को लगा रहे होते हैं, तो वो ऐसे लगाते हैं, या आई फ्रेम का टैग लगा देते हैं। इसमें देखो ये सारे वही है। वेट इसकी 560, अगर मैं इसको 400 कर दूं तो मुझे 400 पिक्सल का एक, ये देखो कंटेनर बना के देगा। मैं 300 कर दूं, ये देखो विड्थ इसकी सेट हो रही है, हाइट हो रही है। ये लिंक है मेरी वीडियो का। सोर्स का मतलब क्या होता है कि वो वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये उस वीडियो का लिंक है, और ये टाइटल है। ठीक है, ये इस पे अगर हवर करूं तो तब ये टाइटल मुझे शो करेगा। यहाँ उसके बैकएंड पे कुछ होगा। ये फ्रेम बॉर्डर, ये जो बॉर्डर ऊपर आ रहा है इसके अलाउ, और ये इन्होंने बताया हुआ एक्सेलेरोमीटर ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का मतलब ये खुद चल जाए, ऑटोमेटिक, मतलब जैसे ही पेज रेंडर हो, जैसे ही पेज रेंडर हो तो वीडियो खुद ब खुद चल जाए। ऑटो प्ले का मतलब ये होता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्लिप बोर्ड राइट, ये इंक्रिप्टेड मीडिया, ये पता नहीं क्या है। सर पिक्चर इन पिक्चर का मतलब, ये सोर्स पिक्चर का कहाँ एक से ऑप्शन कॉपी होता है। किया आपने? ठीक है, पिक्चर इन पिक्चर का यहाँ एक ऑप्शन होता है कि आप उस पर क्लिक करते हो तो ये वीडियो बाहर निकल के आ जाती है, पॉप आउट करके आ जाती है बाहर। आपने देखा होगा वेब शेयर का, इसमें शेयरिंग का ऑप्शन इन्होंने दे दिया, अलाउ फुल स्क्रीन। ये रहा अलाउ फुल स्क्रीन। तो सिंपल ये है। ठीक है, आई फ्रेम का टेक अब हमको इस चीज में मतलब किसी भी एक्सटर्नल वीडियो को आपको अपने वेबसाइट पे, या किसी भी एक्सटर्नल पेज को अपने वेबसाइट पे लाना हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो आई फ्रेम का टेक। ठीक है, तो सर ये दिस आपने कॉपी वाज, कहाँ से किया, जरा दोबारा बताइएगा। वो स्क्रीन जो है ना स्टक हुई हुई थी, ये जो कॉपी मैं कहाँ से बताता हूँ, कॉपी लाए आप? मैं बताता हूँ। मैं ब्राउजर पे आता हूँ। ठीक है, ये मेरी कोई वीडियो है। ठीक है, HTML जो फोर्थ लास्ट सेशन हमने लिया था, ये वीडियो मैंने खोली हुई है। और मैं इसके शेयर वाले पे क्लिक करना है आपको। शेयर पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये इम्बेड पे आना है आपको। इम्बेड का मतलब ये होता है किसी भी जगह पे किसी और चीज को लगाना, इम्बेड करना। ये देखो मेरे पास आ गया ये कोड आ गया। इसको यहाँ से कॉपी करके अपने वेब पेज पे डाल दें। ठीक है, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यही था। ठीक है, मैं स्क्रीन को जो है वो शेयर करना बंद कर देता हूँ। अब आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ लें। ठीक है, सारी चीजें समझ में आई जो जो भी पढ़ाया था? सेमेंटिक एलिमेंट्स हो गए, HTML एंटिटीज हो गई। किसी को कोई सवाल तो पूछ लिया। अभी अभी भी रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन इसमें रिकॉर्डिंग में आ जाए, और जो हमारे व्यूवर्स हैं तो उनको फायदा हो जाए उससे, क्वेश्चन सर से। मेरा क्वेश्चन है कि आप जरा VS कोड में आके वो एक्सटेंशन बताएं जिसमें आप लिखते हैं और ब्राउजर में उसी टाइम पे उसका अपडेट दिखा होता है ना, बजाय इसके कि हम उधर फाइल को बार बार रिफ्रेश करें। बड़ी अच्छी एक्सटेंशन, जरा आपको बताएं कौन सी एक्सटेंशन दी है आपने? मैं दिखाता हूँ, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, और मैं आता हूँ VS कोड पे। तो उसके लिए ये एक्सटेंशन है, आप लिखोगे यहाँ पर लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू, ये रहा। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये एक्सटेंशन है, मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। आपके पास आएगा इंस्टॉल का ऑप्शन। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर देना। ठीक है, इसको यूज करने के लिए आप क्या करोगे कि आप यहाँ आओगे और ये शो प्रीव्यू पे क्लिक कर दोगे, तो ये आपके पास स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ठीक है, और कुछ? सर मेरा दोबारा एक बताइएगा सवाल। सर। सर जरा दोबारा बताइएगा। ये आपको लाइव, यहाँ आना है VS कोड पे, ठीक है। एक्सटेंशन पे आना है।
जी एक्सटेंशन पे आना है, आपको वहां लिखना है लाइव प्रीव्यू। ठीक है ये लाइव प्रीव्यू की एक्सटेंशन आ रही है, उस ठीक पे है आपको इंस्टॉल कर देना है। बस इंस्टॉल करके इसको अगर आप को यूज करना है तो यहाँ आना है, शो प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो ये आपको शो हो जाएगा यहाँ पर आकर अच्छा VS कोड ठीक हो पे। गया ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है, मैं आप स्क्रीन को ओपन कर देता हूँ। सर मेरा जी एक सवाल ये है कि जैसे जी डिव आपने बताया और बताया आपने जैसे अभी HTML5 में हेडर और फुटर जो है डिव की जगह है आर्टिकल वगैरह, तो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है किसको रिकमेंड ज़्यादा करता है? अगर हम डिव इस्तेमाल करें तो वो, और एक बंदा इस्तेमाल कर रहा है हेडर फुटर, तो रिकमेंड जो है SEO किसको ज़्यादा करेगा? रिकमेंड उसी को करता है, सेमेंटिक एलिमेंट्स को, ठीक है सर। क्योंकि सिमेंटिक एलिमेंट डेवलपर और ब्राउजर दोनों को बताता है। ठीक है, इसलिए वो रिकमेंड करता है उसको। ठीक है सर, क्योंकि थैंक जो गूगल के जो क्रोलर्स होते हैं हमारी वेबसाइट को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, फिर उनको रैंक करते हैं। क्योंकि गूगल का जो मकसद होता है कि वो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स को अपने सर्च इंजन पे लाए, ताकि लोग उनके सर्च इंजन को छोड़ के ना जाए। उनका जो काम है वो मिनटों में हो जाए, लोगों को बस इतना टाइम नहीं होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करते रहें। तो वो गूगल एक मतलब रैंकिंग करता है, पेज रैंक इसको बोलते हैं। ठीक है, उनके वेबसाइट के पेजेस को रैंक करता है अपने सर्च इंजन पे, कि किसको पहले पे लाना है, किसको आखिर में लाना है, किसको लाना ही नहीं है। ये काफी वेबसाइट्स को वो किक आउट कर देता है जो स्पैमिंग करती हैं। गूगल के जो पेनल्टी एल्गोरिथम बने हुए हैं, पांडा पेनल्टी है, और पता नहीं कौन कौन सी पेनल्टीज है वेबसाइट पे लगाते हैं, अगर वो उन्होंने कोई अच्छे तरीके से एसईओ नहीं की हुई या ओवर एसईओ कर दी है, कि वेबसाइट को सर्च इंजन पे उनको लाना है। ठीक है, और आपकी वेबसाइट में ज्यादा एड्स लगे होंगे तब भी आपकी वेबसाइट को गूगल प्रेफर नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग करा देगा। मेरी वेबसाइट थी 2014 में मैंने बनाई थी वो, वर्डप्रेस पे ना। मेरी वेबसाइट म्यूजिक के वाली थी, वहां पर मैं कैरोकी ट्रैक्स शेयर कर किया करता था। कैरोकी ट्रैक्स वो ट्रैक्स होते हैं, म्यूजिक होता है जिसमें सिंगर की आवाज नहीं होती, म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है। वो सिंगर्स के लिए बड़ी काम की चीज थी। पर उस पे मैंने भर भर के एड लगाए हुए थे। मेरी वेबसाइट गूगल पे नंबर 1 पे आया करती थी, टॉप पे। आप कोई भी लिखते थे ना, मैंने उसकी एसईओ इस तरीके से की भी थी। और उस वेबसाइट को तकरीबन 3 साल मैंने चलाया था, उससे काफी अच्छी अर्निंग भी हुई थी। पर मसला ये हुआ कि तब मुझे इतना कोई इल्म नहीं था एसईओ के बारे में। तो मेरी वेबसाइट को गूगल ने पेनलाइज कर दिया था कि आपकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा एड्स हैं। जो भी यूजर आता था वेबसाइट पे, वो भर भर के उसको ये पॉपअप एड्स आते हैं, क्योंकि एड्स लगाए हुए थे, उसमें उसमें अर्निंग होती थी। तो ये कि अब तो वेबसाइट रही नहीं मेरी, वेबसाइट वो जो अभी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर व्यूअर्स आना ही बंद हो गए थे, क्योंकि सारे मेरे व्यूअर्स आते थे सर्च इंजन से, गूगल से। तो वो किसी टाइम पे नंबर 1 पे रैंक हुआ करती थी, क्योंकि उसकी एसईओ मैंने उसी तरीके से की हुई थी। इन पेज एसईओ कहते हैं, ऑफ पेज एसईओ होती है, लिंक बिल्डिंग होती है, ये सब आपको सारी चीजें एसईओ के अंदर करनी पड़ती है। तो अगर आप सिमेंटिक तरीके से अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट की एसईओ करोगे तो आपकी वेबसाइट हमेशा टॉप पे रहेगी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? है तो हैंड रेस कर ले। चले, मैं अभी रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ। और ये भी बताता चलूं कि ये हमारा लास्ट सेशन है HTML पे, और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में CSS को देखेंगे। CSS कैसे यूज करते हैं, CSS क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम CSS का आगाज करेंगे। वेबसाइट को स्टाइल कैसे किया जाता है, वेबसाइट का भी तो सिर्फ ढांचा बना है ना, वेबसाइट की अब खूबसूरती कैसे लाएंगे। अभी तो वेबसाइट हमारी जो भी बनेगी HTML से, वो इतनी खूबसूरत नहीं दिखेगी। जब हम CSS लगाएंगे उस पर, तो आप देखोगे वेबसाइट बिल्कुल एक खूबसूरत हसीना की तरह होगी। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो है रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, ओ सॉरी, स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है।